Okay, good morning to all of you and welcome to all in my YouTube channel Manish classes, and this is video lecture series on strength of material, and this is lecture number 8, and in this lecture I am going to discuss with you stress and strain. Correct? तो दोस्तों actually this is in from this session यहाँ पे मैं start करने वाला हूँ, that is chapter 2, और इन जनरल जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर 1 होगा। करेक्ट है? तो प्रीवियस जो 7 लेक्चर्स हुए उसमें हमने देखा था कि लोड और उनके टाइप्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे। करेक्ट है? वो सपोर्टिंग पार्ट था, और एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आज के इस सेशन से स्टार्ट होगा। करेक्ट है? और दोस्तों एक इंफॉर्मेशन की ये जो लेक्चर सीरीज है, जो स्टूडेंट्स गेट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एक्ससी और पीआई से देने वाले, और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम अगर आप एमई सिविल से देने वाले हो या फिर एसएससी जेई का एग्जाम एमई सिविल से देने वाले हो, तो आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज होने वाली है। करेक्ट है? तो आज इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, इवन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आज से स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट है? तो अगर आपके लेक्चर प्रीवियस लेक्चर मिस हो गए दोस्तों, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, उनको स्पेयर टाइम पे पढ़ो और इस क्लास से आप कंटिन्यू करो लाइव क्लासेस को। करेक्ट है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वंस अगेन हियर आई एम गोइंग टू डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पहले मैं इस सब्जेक्ट को डिफाइन करूंगा और इसका हम पर्पस देखेंगे कि व्हाई वी स्टडी दिस सब्जेक्ट, एंड देन वी स्टार्ट विद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। करेक्ट? तो सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कैसे हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। करेक्ट है दोस्तों? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। करेक्ट? तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सिंपल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज नथिंग बट इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्सेस। क्या है? स्टडी ऑफ, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्सेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एक्चुअली और डेप्थ में अगर मैं जाऊं कि हाउ टू डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो सिंपली मैं डिफाइन कर सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट दिस सब्जेक्ट्स डील विथ एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ analytical study of determining strength। क्या क्या हम पता करते हैं एनालिटिकली? हियर वी डिटरमिन स्ट्रेंथ, deformation characteristics of material, deformation characteristics of material, डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक, इसी को कहते हैं दोस्तों हम स्टिफनेस एस्पेक्ट। स्टिफनेस, करेक्ट? स्टिफनेस, डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल and stability of different members। डिफरेंट क्या हो सकता है? डिफरेंट मशीन एलिमेंट्स और डिफरेंट मशीन एलिमेंट्स और स्ट्रक्चरल मेंबर। करेक्ट? तो दोस्तों हमने क्या देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज नथिंग बट इट डील्स विद द एनालिटिकल स्टडी ऑफ डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, स्टिफनेस एंड स्टेबिलिटी। तो एक्चुअली इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 3 को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। करेक्ट? 3 को स्टडी करने वाले हैं, और ये कौन कौन से 3 है? दैट इज स्ट्रेंथ, नेक्स्ट वन स्टिफनेस एंड
स्ट्रेंथ, स्टिफनेस एंड स्टेबिलिटी। करेक्ट, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस एंड स्टेबिलिटी, इस चीज के बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। करेक्ट, और यहीं पे हमने देख लिया कि इसका पर्पस क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पर्पस अगर मैं यहाँ पे बताऊं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि व्हाई वी स्टडी दिस सब्जेक्ट, तो सिंपल सा पर्पस होता है दोस्तों, वी नीड टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन the relationship between external load applied external load applied to यहाँ पे हमारा क्या पर्पज है दोस्तों, here we need to study the subject, why, because we need to develop the relationship between external load applied and internal resistance force offered by the material internal resistance force offered by the material against the deformation। करेक्ट, ये हमारा पर्पस होता है दोस्तों कि हम क्या लोड अप्लाई कर रहे हैं और उस लोड से मटेरियल कैसे बिहेव कर रहा है अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, हाउ मच रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। दिस इज द मेन रीजन ऑफ दिस स्टडी। ऐसा नो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिर्फ इसी के लिए पढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही रिलेशन होते हैं दोस्तों। हमें यहाँ पे एवरी टाइम विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लोड वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हमें इनके बीच में रिलेशन ही पता करना होता है एवरीवेयर। तो एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैं कुछ भी बात करूं तो आप समझ जाना कि सिर्फ मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप की बात करूंगा कि किस स्ट्रेस से कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है या किस स्ट्रेन से कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है एंड वाइस वर्सा। इज इट क्लियर? जिससे मुझे पता चले कि मेरे मटेरियल की कैपेबिलिटी कितनी है लोड को रेजिस्ट करने की, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं कैसे अपने उस पर्टिकुलर मेंबर को डिजाइन करूं कि गिवन लोड को वो रेजिस्ट कर पाए। यस और नो, दिस इज द मेन पर्पज ऑफ स्टडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो याद रखना, अगर आपसे शॉर्ट में कोई पूछता है कि व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो सिंपली कह देना स्टडी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पूछता है कि और डिटेल में इसको बताओ, तो आप और डिटेल बता सकते हो कि दिस इज नथिंग बट इट इज द एनालिटिकल स्टडी ऑफ determining strength, deformation and stability of the element or structure member। yes or no? correct, ये डिटेल हो गया। फिर आपसे पूछता है कि व्हाट इज पर्पस ऑफ दिस सब्जेक्ट, व्हाई वी स्टडी दिस सब्जेक्ट। तो पर्पस आप बता सकते हो कि एक्चुअल पर्पस ये है कि हम क्या फोर्स अप्लाई करते हैं, हम क्या लोड एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं और हमारा मटेरियल कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, उनके बीच में कोरिलेशन डेवलप करना जिससे वी कैन डिजाइन आवर मशीन एलिमेंट और स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन सच अ वे दैट इट कैन परफॉर्म देयर फंक्शनैलिटी। यस और नो? करेक्ट, हम एक्सटर्नल लोड और इंटरनल फोर्स के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन डेवलप करें जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे मटेरियल में क्या लोड एक्ट हो रहा है और उस लोड को क्या कैसे वो रेजिस्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, या ऑन द बेसिस ऑफ दैट लोड वी कैन डिजाइन आवर स्ट्रक्चरल मेंबर और मशीन एलिमेंट। करेक्ट, उनकी हम डिजाइन कर सकें और ऐसे डिजाइन हो कि वो सेफ डिजाइन हो। करेक्ट, तो ये हो गया थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और भी बहुत कुछ हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे आऊंगा दोस्तों कि व्हाट इज स्ट्रेस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्ट्रेस क्या होता है। करेक्ट है दोस्तों, अब आपको इसको आत्मा तक फील करनी है स्ट्रेस को, और एक बार आत्मा तक फील हो गई तो फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। करेक्ट है, तो स्ट्रेस अगर आपसे पूछा जाता है तो आप सिंपली कह देते हो कि स्ट्रेस इज नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। आप याद रखना स्ट्रेस हमेशा क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है जो हर स्टूडेंट्स को पता होती है। करेक्ट है, बट दिस इज नॉट ए कंप्लीट डेफिनेशन। ये कोई कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, आपने तो सिर्फ बता दिया कि स्ट्रेस है क्या। और प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज द
stress can be defined as the intensity of internal resistance force intensity of इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स में शॉर्ट में कहूंगा दोस्तों, ये चलो मैं लिख ही देता हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। और इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स की अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो क्या कहलाएगा, intensity of internal resistance force is nothing but it is internal resistance force per unit area. So stress can be defined as the intensity of internal resistance force offered by the material against the deformation when it is subjected to external load, when it is subjected to an external load. Correct, this is the complete definition of this stress. याद रखना, करेक्ट है दोस्तों। स्ट्रेस इज नथिंग बट इट कैन बी डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। यस यस आर नो, ये जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो किसके अगेंस्ट में है, अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल लोड। करेक्ट, देन दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। करेक्ट है दोस्तों, तो आई थिंक समझ में आ गया। तो सिंपली अगर इसको हम देखें एक एग्जांपल के तौर पे, तो देखो यहाँ पे कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हियर वी हैव अ सर्कुलर बार, कैसा बार है, हियर वी हैव अ सर्कुलर बार लाइक दिस। Correct, this is circular bar. Now if this circular bar is subjected to a force, if this circular bar is subjected to an external force like this, perpendicular to its cross section, and now here we need to find out, how much stress induced. करेक्ट, यहाँ पे हमें पता करना है कि स्ट्रेस क्या इंड्यूस्ड हो रही है। एंड यू कैन सी दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। करेक्ट है दोस्तों, दिस इज सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड सपोज इट्स डायमीटर इज नथिंग बट d is the diameter of this circular rod या बार कह सकते हो आप, and it is subjected to an axial load of magnitude p and this load is tensile in nature. Yes or no? Now here we need to find out how much stress is induced in the bar due to this load. Yes or no? तो अब स्ट्रेस पता करना है, तो मैंने क्या बताया कि स्ट्रेस इज नथिंग बट दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। अब अंदर के रेजिस्टेंस फोर्स के बारे में आपको पता करना है, देन यू नीड टू कट द सेक्शन। यहाँ पे आपको एक सेक्शन कट करना पड़ेगा एंड सपोज इफ आई कट द सेक्शन फ्रॉम हियर, और अगर मैं इस सेक्शन को कहता हूँ दिस इज नथिंग बट दिस इज एम एन। अगर हमने यहाँ पे एक एम एन सेक्शन कट किया दोस्तों, एंड नाउ इफ आई ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम, देन वी कैन इजिली अंडरस्टैंड हाउ मच स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस स्ट्रेस। इज इट क्लियर? तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, लेट्स सी दिस इज द क्रॉस सेक्शन, और इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट पोर्शन में देखते हैं दोस्तों कि जो स्ट्रेस है वो कैसे इंड्यूस्ड हुई है एंड हाउ टू रिप्रेजेंट दैट स्ट्रेस। करेक्ट, उस स्ट्रेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी हियर। सपोज दिस इज अवर सर्कुलर बार
वही सेम बार है, ये आर नो, बट यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड नाउ यू कैन सी हियर दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बार, correct, cross section of this bar. And as you know that this bar is subjected to a load like this. एक यहाँ पे कोई लोड एक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोड एक्ट हो रहा है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट दिस इज पी. तो मटेरियल में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वो कैसा रेजिस्टेंस होगा? तो याद रखना, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड. जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस अप्लाई होता है. करेक्ट है दोस्तों? तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, हियर वी हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्ट्रेस. Correct? So let's see here, it is looking like this. इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं, मैं दोबारा ड्रॉ कर दूंगा. करेक्ट है? करेक्ट, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड नाउ यू कैन सी दिस इज नथिंग बट दिस इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड सिग्मा. क्या ये? स्ट्रेस इंड्यूस्ड सिग्मा. एंड नाउ यू कैन सी दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज क्रॉस सेक्शन. करेक्ट है दोस्तों? तो ये जो स्ट्रेस है दिस इज कॉल्ड एज, सॉरी यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. एंड ये स्ट्रेस किसकी वजह से आ रहा है? तो सिंपली हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि this is uniformly distributed and in same manner here we have a resultant force. एक यहाँ पे एक resultant force होगा which is opposite to the applied load, और इसी को कह सकते हैं हम स्ट्रेस. करेक्ट है दोस्तों? तो ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन शो किया, दिस इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन. एवरीवेयर हियर वी गेट सेम स्ट्रेस, सब जगह सेम स्ट्रेस लग रहा है. करेक्ट है? और इसी स्ट्रेस को अगर मैं यहाँ पे लिखूं, और तो क्या लिख सकता हूं मैं? This stress is nothing but it can be written as net force acting on the member divided by area of cross section. क्या लेंगे हम? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन का यहाँ पे हम एरिया कंसिडर करेंगे. नाउ लेट्स सी हियर, इट कैन बी रिटन एज फोर्स P अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नथिंग बट दिस इज पाई बाई 4. यहाँ पे इसका डायमीटर कितना है? D. तो पाई बाई 4 D स्क्वायर. So with the help of this relation, you can easily find out the stress induced in the bar. Yes or no? And this is called as stress. और इसे मैं कहूंगा this is nothing but this is internal net internal resistance force. Correct? तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, everywhere we have same force, और उनका अगर रिजल्टेंट देखूंगा तो ये कहलाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स. एंड फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर मैं यहाँ पे देखूं दोस्तों, तो ये क्या होगा? This internal resistance force is nothing but this is P. तभी तो हमने ये इक्वेशन लिखा. अदरवाइज जो आपका स्ट्रेस का इक्वेशन था, स्ट्रेस तो सिंपली क्या था आपके पास? इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये सर नो, ये तो आपका स्ट्रेस का डेफिनेशन है. ये सर नो. तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स की जगह पे हम P क्यों लिख पाए? Because this system is in equilibrium condition, and under equilibrium condition this internal resistance force must be equal to the applied force. Yes or no? जो एक्सटर्नल हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके बराबर होगा. तो इस तरीके से हम स्ट्रेस को दोस्तों रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो एज यू नो, एज यू सी हियर, द स्ट्रेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, एंड इट कैन बी रिटन एज लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज नथिंग बट दिस इज पाई बाई 4 D स्क्वायर. करेक्ट? तो ये हो गया दोस्तों स्ट्रेस. अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट्स के बारे में. करेक्ट है? यूनिट के बारे में देखते हैं दोस्तों. तो सिंपली यहाँ पे आप देखो कि हमने कहा कि जो स्ट्रेस होगा दिस इज नथिंग बट दिस इज फोर्स अपॉन एरिया होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो सिंपल से इसका यूनिट क्या हो गया? फोर्स की यूनिट क्या होगी दोस्तों? दिस इज नथिंग बट न्यूटन,
एंड व्हाट अबाउट एरिया, एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं एसआई यूनिट, जब आप एसएससी एग्जाम दोगे तो डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस तो आप सिंपली लिख सकते हो इधर यू कैन राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सिंपली वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज पास्कल। तो याद रखना 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 पास्कल, इज इट क्लियर। और 1 किलो पास्कल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इट इज सिंपली रिटन एज 10 टू द पावर 3 पास्कल, या इसी को लिख सकता हूं 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वहीं पे दोस्तों अगर मैं इसी को लिखूं 1 मेगा पास्कल तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 पास्कल, या हम लिख सकते हैं इसको 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर, करेक्ट है दोस्तों। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1 मेगा पास्कल को मैं और यहाँ पे थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा, देन यू कैन सी हियर 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब अगर यहीं पे न्यूटन पर मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो तो देखो क्या आएगा, तो 10 टू पावर 6 न्यूटन डिवाइडेड बाय, इंस्टेड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हियर वी कैन राइट 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर। ये सानो क्यों, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर। ये सानो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपल सा हमें क्या रिजल्ट मिल गया कि 1 मेगा पास्कल इज नथिंग बट इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों जहां भी आपको मेगा पास्कल मिले तो वहीं पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और इसी यूनिट को मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज करने वाले हो। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इज इट क्लियर। और एक और यहाँ पे रिलेशन है लास्ट वन, दैट इज 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 मेगा पास्कल, या इसी की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 किलो पास्कल, और या इसको लिख सकते हैं हम 10 टू द पावर 9 पास्कल, करेक्ट है। तो ये हो गई दोस्तों यूनिट्स के बारे में कि हाउ टू राइट इट्स यूनिट, करेक्ट। अब नेक्स्ट यहीं पे हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। अब स्ट्रेस और प्रेशर दोनों के आप यूनिट देखो तो सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। सो लेट्स सी हियर आई एम गोइंग टू राइट स्ट्रेस एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट प्रेशर। तो दोस्तों जो स्ट्रेस होता है इसको कुछ हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, लेट्स सी हियर टाउ एक्स वाई, करेक्ट। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं टाउ एक्स की बात करूं तो यहाँ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस एक्स रिप्रेजेंट्स फेस, किस फेस में ये स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, या आप इसे कह सकते हो कि प्लेन, किस प्लेन में ये स्ट्रेस एक्ट हो रहा है। और साथ में ये वाई क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इंडिकेट्स डायरेक्शन, करेक्ट। तो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों आपको क्या लगता है, वी नीड टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेस हियर, वी नीड टू डिफाइन इट्स मैग्नीट्यूड, लगेगा, नेक्स्ट डायरेक्शन और नेक्स्ट प्लेन। इन तीनों इंफॉर्मेशन के बिना मैं क्रिस्टल क्लियर तरीके से स्ट्रेस को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। वाइल एज प्रेशर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेशर ओनली वी नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन की नीड नहीं है, करेक्ट है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया, और इस डिफरेंस को देख के ये समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रेस होता है दोस्तों दिस इज अ टेंसर क्वांटिटी, दिस इज टेंसर क्वांटिटी, जबकि जो प्रेशर होगा दिस इज स्केलर क्वांटिटी। क्या होगा, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट है दोस्तों। दिस इज टेंसर क्वांटिटी एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी। टेंसर क्यों कहते हैं, वाई,
बिकॉज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस वी नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की जरूरत हो तो उसे हम कहते हैं वेक्टर, लेकिन उसके साथ अगर हमें प्लेन के बारे में भी बताना पड़ जाए तो यहाँ पे हमें वन मोर इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज टेंसर क्वांटिटी, और सिंपली वी कैन से सेकेंड ऑर्डर वेक्टर क्वांटिटी को ही कहते हैं हम टेंसर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? तो ये हो गया सेकेंड डिफरेंस। और दूसरा यहाँ पे देखो, जो स्ट्रेस होता है दिस इज नथिंग बट दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, करेक्ट है। वहीं पे अगर मैं प्रेशर को रिप्रेजेंट करूं तो प्रेशर इज नथिंग बट दिस इज प्रेशर P इज नथिंग बट दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहेंगे दोस्तों प्रेशर। ये सानो, जबकि यहाँ पे क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट होता है, ये सानो करेक्ट है। और जो स्ट्रेस है दोस्तों, इट मे बी नॉर्मल और शियर, दोनों ही हो सकता है। मतलब इट मे बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन और इट मे बी एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। जबकि जो प्रेशर होगा दोस्तों, इट ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। ये हमेशा कैसे एक्ट होगा दोस्तों? क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ही एक्ट होता है, ये कभी भी पैरेलल एक्ट नहीं हो सकता, करेक्ट है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। तो आई थिंक दोस्तों अब आप डिफाइन कर पाओगे प्रेशर को, ये सार नो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो हमने देखा कि हाउ टू डिफाइन स्ट्रेस, यस आर नो, एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस, एंड देन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, यस आर नो। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अभी तक लर्न किया। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, करेक्ट। तो दोस्तों बेसिकली एज वी नो दैट विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि दो तरीके के फोर्स हो सकते हैं, लोड हो सकती है, या तो नॉर्मल लोड हो सकता है या फिर shear load हो सकता है, yes or no। तो in same manner here we have two types of stresses, one which is acting perpendicular to cross section, another one which is acting parallel to the cross section, yes or no। if it is acting perpendicular to the cross section then this is named as normal stress, and one stress which is acting parallel to the cross section then this is called as shear stress, करेक्ट है दोस्तों। तो इसे आप याद रखोगे, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन साइज। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चेंज इन साइज, मतलब जब भी आपकी नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट होगी तो मेंबर का साइज चेंज होगा, जबकि शियर स्ट्रेस जब भी एक्ट होता है तो शेप चेंज होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे साइज चेंज होगा। अब जब साइज चेंज होगा तो इट में भी क्या हो सकता है कि इट में भी एक्सटेंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड, ये सानो लेंथ, या तो अगर मैं लेंथ की बात करूं या साइज की बात करूं तो या तो साइज बढ़ जाएगी या साइज कम हो जाएगी। अगर साइज इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम कह देते हैं एक्सटेंशन, अगर साइज कम हो जाता है तो उसे कह देते हैं हम कंप्रेशन, ये सानो। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन साइज, इससे साइज चेंज होगी। अब नॉर्मल स्ट्रेस को फर्दर ही अगर हम बोले, एक वन मोर थिंग, कोई भी स्ट्रेस विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्ट होगा तो उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस इटसेल्फ दो टाइप के हो सकता है दोस्तों, इट मे बी एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस, करेक्ट। और इसको हम लोग स्टडी करेंगे किसमें दोस्तों? हम कहेंगे बार की स्टडी, करेक्ट है। तो वेन एवर एनी स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ओनली, जिसे हम बार कहेंगे, करेक्ट है। और नेक्स्ट होगा बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। और ऑब्वियसली बेंडिंग स्ट्रेस की हम बात किसमें करेंगे?
व्हेन वी स्टडी बीम। करेक्ट है दोस्तों। जब हम बीम की स्टडी करेंगे तो हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस का एनालिसिस करेंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस देन इट इज नथिंग बट इट इज सिंपली रिटन एज सिग्मा ए इज इक्वल टू गिवन लोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जबकि हम बेंडिंग स्ट्रेस को अगर रिप्रेजेंट करें तो इट इज सिंपली रिटन एज एम मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट अपॉन सेक्शन मॉडुलस दैट इज जेड एक्स। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एज वी नो दैट due to this normal stress, the member may be elongated or contracted. Therefore, both stresses may be tensile in nature or compressive in nature. तो simply मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ this is tensile stress. It may be tensile stress or compressive stress. करेक्ट है दोस्तों, ये टेंसाइल स्ट्रेस हो सकती है और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी हो सकती है। करेक्ट है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस का। यहाँ पे हमने बताया कि टाइप्स क्या क्या हो सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट शियर स्ट्रेस। अगर मैं शियर स्ट्रेस की बात करूं दोस्तों, तो याद रखना शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। कैसे एक्ट होगा? पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। when the stress is acting parallel to the cross section, then this is called as shear stress. Is it clear? And again here we have two types of shear stress. The first one is nothing but this is direct shear stress. Direct shear stress or torsional shear stress. Torsional shear stress, तो ये दो तरीके की shear stresses हो सकती है दोस्तों। And now if we talk about direct shear stress, then it can be represented as tau is equal to force upon area of cross section, और shear area कहेंगे हम इसे। करेक्ट है, जहां पे shear हो रहा होगा that area should be considered while calculation of shear stress. And similarly if we calculate torsional shear stress, then it can be represented as tau is equal to T torsional moment upon ZP, that is polar section modulus। तो इस तरीके से हम टॉर्शनल शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो? तो दोस्तों ये डिटेल क्लासिफिकेशन हो गया। अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट आपको बताऊंगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट दीज स्ट्रेसेस इन ग्राफिकल फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। करेक्ट है, तो मैट्रिक्स और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सिंपली नेक्स्ट हेडिंग हियर यू कैन राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस करेक्ट। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट इज ग्राफिकल फॉर्म में। करेक्ट है, ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो ऑब्वियसली हियर आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दीज स्ट्रेसेस इन थ्री डायमेंशनल। करेक्ट, थ्री डायमेंशनली इसको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं। सो यू कैन सी हियर, सपोज दिस इज, और इसे कहते हैं हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस। करेक्ट है दोस्तों, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। और ये कैसा है? थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन ग्राफिकली। करेक्ट है, तो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया। अब आप कहोगे सर ये एलिमेंट कहाँ से आया, तो मैं भी आपको बताता हूँ, एकदम डिटेल्स बताऊंगा, डोंट वरी। ओके,
ओके देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव अ मेंबर लाइक दिस, हमारे पास कोई एक ऐसा मेंबर है, दिस इज स्ट्रक्चरल मेंबर एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ लोड। इसमें क्या लग रहा है, इट इज सब्जेक्टेड टू सम लोड इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन लोड एक्ट हो, इट मे बी एक्टिंग अलोंग द एक्स वाई जेड डायरेक्शन, सब जगह लग रहा है। सपोज दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, कुछ इस तरीके से लोड एक्ट हो रहा है। एंड नाउ इफ आई कंसिडर अ पॉइंट हियर, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करूं, एंड नाउ इफ मैग्नीफाई दिस पॉइंट देन इट इज लुकिंग लाइक दिस। हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो एक वेरी स्मॉल पॉइंट जो मैंने एक सरफेस पे कंसीडर किया है, इसको मैग्नीफाई करूं तो मेरे पास एक क्यूबिकल फॉर्म में आ जाएगा व्हेन वी रिप्रेजेंट दिस स्ट्रेस इन थ्री डायमेंशनली। यस और नो? तो इसमें आप देख सकते हो कि सपोज दिस इज आवर जेड एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड सिमिलरली दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो ये हमें सबसे पहले एक्सिस को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड नाउ एज वी नो दैट दिस इज द सेंट्रोइडल पॉइंट फॉर दिस क्रॉस सेक्शन, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इफ आई रिप्रेजेंट द स्ट्रेसेस then it can be represented like this। it can, और along the y axis कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस स्ट्रेस को, और सिमिलरली along the y x axis it can be looking like this। yes or no? तो ये स्ट्रेसेस है क्या दोस्तों? तो सिंपली आप यहाँ पे देखो कि दिस स्ट्रेस इज नथिंग बट, ये कौन सा प्लेन है, दिस इज कॉल्ड एज जेड फेस। इसे क्या कहेंगे हम? जेड फेस। तो ये जो स्ट्रेस है विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द जेड प्लेन, दैट्स वाई सबसे पहले हम यहाँ पे फेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कौन से फेस में लग रहा है? ये जेड फेस में लग रहा है। और किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एरो है, आप स्ट्रेस का एरो देखो तो ये जेड डायरेक्शन को ओरिएंटेड हो रहा है। तो सिग्मा जेड जेड में लिख सकता हूँ। yes or no? This sigma z is nothing but it is acting in the z phase, जेड फेस में एक्ट हो रहा है, जेड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट कैन बी रिटन एज सिग्मा जेड जेड। इज इट क्लियर? एंड दिस सिग्मा जेड जेड कैन आल्सो बी रिटन एज, इसी को फिर आप लिख देते हो सिंपली सिग्मा जेड, या कई जगह आपको ये इस तरीके से लिखा मिलेगा टाउ जेड जेड। अगर टाउ जेड जेड लिखा है या सिग्मा जेड जेड लिखा है या सिग्मा जेड लिखा है, तीनों का मीनिंग सेम होगा। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। एंड सिमिलरली इफ आई रिप्रेजेंट स्ट्रेस अलोंग वाई डायरेक्शन, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो क्या लिखूंगा दोस्तों? अगेन दिस स्ट्रेस इज एक्टिंग इन द जेड फेस, ये अगेन जेड फेस में एक्ट हो रहा है, बट इन दिस केस द डायरेक्शन इज डिफरेंट, दैट इज वाई। यस और नो? तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज टाउ जेड वाई। एंड सिमिलरली अगर मैं इस स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इट इज नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज, यहां पे ये जो स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, कैसे स्ट्रेस एक्ट हो रहा है दोस्तों? दिस स्ट्रेस इज एक्टिंग इन जेड फेस अगेन, और डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हियर वी हैव एक्स डायरेक्शन, तो टाउ जेड एक्स स्ट्रेस एक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि these two stresses, that is tau zy and tau zx, both are acting parallel to the cross section, that's why both stresses are nothing but both are called as shear stress, and sigma zz which is acting perpendicular to the cross section is known as normal stress। and in same manner if I represent stress for this particular plane, इस प्लेन में अगर रिप्रेजेंट करूं तो once again you can see here one stress is acting along y direction, another stress is acting along z direction, and similarly another stress which is acting along x axis। इस तरीके से मैं तीनों स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट कर सकता हूं इन दिस प्लेन। और ये प्लेन कौन सा है, ये कौन सा फेस है? तो सिंपली वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज वाई फेस। कौन सा फेस है ये? वाई फेस। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं स्ट्रेस लिखूं तो क्या सिंपली लिख सकता हूं? दिस स्ट्रेस इज एक्टिंग इन वाई फेस अलोंग वाई डायरेक्शन। तो अगेन सेम फेस में सेम डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही है, तो मैं इसे कहूंगा दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस। एंड अगेन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, either sigma y और सिंपली वी कैन से टाउ वाई वाई। ये सारे रिप्रेजेंटेशन सेम है। एंड सिमिलरली इफ वी कैन से दिस इज द सेंट्रोइडल पॉइंट ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, और ये कौन सा प्लेन है? दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्स फेस। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्स फेस? बिकॉज दिस फेस इज परपेंडिकुलर टू दिस फेस, हियर वी हैव एक्स एक्सिस, इसलिए हमने इसको एक्स फेस कह दिया। या आप अगर प्लेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो इससे हम कहेंगे जेड
वाई जेड प्लेन, क्या कहलाएगा ये, दिस इज वाई जेड प्लेन, करेक्ट। वाई जेड प्लेन को हम एक्स फेस कहते हैं, एंड सिमिलरली यू कैन सी एक्स वाई प्लेन को ही कहते हैं हम जेड फेस, और सिमिलरली यहाँ पे देखो जेड एक्स प्लेन को हम कहते हैं क्या, this zx plane, this zx plane is nothing but this is called as y face, yes or no। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे भी स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर दो दोस्तों, तो यू कैन सी हियर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंपली यू कैन से दिस इज स्ट्रेस विच इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, सिमिलरली दिस इज द स्ट्रेस एक्टिंग अलोंग z एक्सिस, और ये जो स्ट्रेस एक्ट हो रहा है दिस इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस, करेक्ट है दोस्तों। तो इसे मैं क्या कहूंगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा स्ट्रेस एक्टिंग अलोंग, स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एक्स फेस में स्ट्रेस एक्ट हो रही है लॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो सिग्मा एक्स एक्स, और सिंपली वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा एक्स, करेक्ट। और इसी को हम दोस्तों कह सकते हैं दिस इज टाउ एक्स एक्स, करेक्ट। और ये क्या होगा, यू कैन सी अगेन दिस, यू कैन सी दिस स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन x face along z direction, जिसे मैं कहूंगा xz, एंड सिमिलरली दिस इज x y, ये सारो करेक्ट। और यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था दिस इज टाउ y x, ये सारो। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 डायमेंशनली, करेक्ट है। एंड नाउ इफ वी रिप्रेजेंट दिस स्ट्रेस इन 2D, एंड किस प्लेन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, अगर सपोज मैं इस प्लेन को यहां बाहर निकालता हूं, सपोज जेड फेस को, और उसको अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरीके से कर सकता हूं, यू कैन सी हियर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ऑब्वियसली ये जो प्लेन होगा दोस्तों, सिंपली ये क्या कह सकते हैं, दिस प्लेन इज नथिंग बट दिस इज ओरिजिन, एंड दिस प्लेन इज नथिंग बट दिस इज एक्स वाई प्लेन, और इसे हम कह सकते हैं जेड फेस, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। तो अगर मैं यही सेम स्ट्रेस ग्राफिकली दोस्तों 2D में रिप्रेजेंट करूं, 2 डायमेंशन में, तो देखो क्या होगा, सिंपली यू कैन सी हियर इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा, ऐसा नो, ये जो y एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा, और ये प्लेन कौन सा होगा, दिस इज नथिंग बट दिस प्लेन इज कॉल्ड एज, ये कौन सा प्लेन है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसके परपेंडिकुलर दिस वन, ये जो प्लेन देख रहे हो दिस वन, जो कि क्या है आपका yz प्लेन, दिस इज yz प्लेन है, करेक्ट है, या इसी को कहेंगे हम एक्स फेस। तो दोस्तों इस yz प्लेन में अगर मैं स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करूं तो सिंपली क्या कह सकता हूं, दिस वन इज नथिंग बट, ये कौन सी स्ट्रेस कहलाएगी, 2 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना है, तो आपको कंप्लीट डिटेल पता होना चाहिए कि कैसे आप सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लिख देते हो, करेक्ट है। तो देखो ये जो स्ट्रेस है ये कैसी स्ट्रेस है, दिस स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन एक्स फेस, तो सिग्मा एक्स हो गया, और एक्स डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो हम इसे कहेंगे सिग्मा एक्स एक्स, या सिंपली वी कैन से दिस इज सिग्मा एक्स। तो इसी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन की सेम स्ट्रेस एक्ट होगी, ये आर नो, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मा एक्स। तो अब ये इक्विलिब्रियम में देखो सिग्मा एक्स, एंड इन सेम मैनर यू कैन सी हियर दिस प्लेन इज नथिंग बट, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो ये प्लेन कौन सा होना चाहिए था, दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नथिंग बट दिस इज जेड एक्स प्लेन, और इस जेड एक्स प्लेन को हम कहेंगे दोस्तों वाई फेस, करेक्ट है। तो इससे पास होने वाला ये जो प्लेन है दिस इज वाई फेस, एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इफ वी रिप्रेजेंट अ स्ट्रेस, ये कौन सी स्ट्रेस होगी दोस्तों, दिस इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा वाई वाई, सिग्मा वाई वाई, यस और नो, और सिंपली वी कैन से दिस इज सिग्मा वाई। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस होगी कि नहीं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई,
And similarly, if I represent a stress parallel to this cross section, इस cross section के parallel अगर हम देखें जो कि कुछ इस तरीके से होगा, तो ये पैरेलल इसके कौन सी स्ट्रेस आएगी दोस्तों? दिस इज नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज टाउ एक्स फेस और वाई डायरेक्शन, तो टाउ एक्स वाई लिख सकते हैं. एंड सिमिलरली वन मोर स्ट्रेस इज एक्टिंग पैरेलल टू दिस क्रॉस सेक्शन, दैट इज दिस वन. और इसी को मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? दिस इज टाउ विच इज एक्टिंग इन वाई फेस, और किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? एक्स फेस में. तो टाउ वाई एक्स लिख सकते हैं. ये सारो, तो इस तरीके से हम टू डायमेंशनल स्ट्रेस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यह सिंपली, अब मैं अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं जो कि आप जनरली देखते हो, तो इट कैन बी लुकिंग लाइक दिस. बस दोस्तों आपको याद रखना है, ये एक्सिस सिस्टम जरूर यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिखना पड़ेगा. करेक्ट है? तभी आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेस हमने क्यों लिखा है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. तो इसके परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस आएगा दिस इज सिग्मा एक्स, इसके परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस आएगा दिस इज सिग्मा वाई, इसके पैरेलल जो स्ट्रेस आएगा दिस इज टाउ एक्स वाई, और यहाँ इस प्लेन के पैरेलल जो लग रहा है दिस इज टाउ वाई एक्स. करेक्ट? एंड इन सेम मैनर हियर वी हैव सिग्मा एक्स, and similarly here we have sigma y, और shear stress यहाँ पे कैसे लगेगा? like this is tau xy, and here we have shear stress like this tau yx. करेक्ट? तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन. इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन. टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस. और ये टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कब आएगा? जब थर्ड प्लेन में स्ट्रेस जीरो हो दोस्तों. करेक्ट है? थर्ड प्लेन में स्ट्रेस जीरो का मतलब क्या हुआ कि इन दिस केस इफ सिग्मा जेड जेड इज इक्वल टू जीरो, टाउ एक्स जेड इज इक्वल टू जीरो, एंड टाउ वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, एंड सिमिलरली टाउ जेड एक्स एंड टाउ जेड वाई. तो अगर ऐसी कंडीशन है 1 2 3 4 5, अगर ये स्ट्रेसेस जीरो हैं, तब आप कह सकते हो कि यू हैव टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन. इफ दीज स्ट्रेसेस आर इक्वल जीरो, देन वी कैन से दिस इज टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस. तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि हाउ टू रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस ग्राफिकली, एंड इन सेम मैनर वी कैन रिप्रेजेंट इन द मैट्रिक्स फॉर्म. यस और नो? करेक्ट है? तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर मैं देखूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, representation of state of stress in matrix. मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करो तो देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन. इज इट क्लियर? सो लेट्स सी हियर, इफ आई रिप्रेजेंट दिस स्ट्रेस इन 3D, then it is simply written as sigma xx tau xy tau xz, और यहाँ पे क्या होगा? tau yx sigma yy and tau yz, and here tau zx tau zy and tau sigma zz. तो ये थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है इन मैट्रिक्स फॉर्म में. करेक्ट है दोस्तों? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? दीज आर द रोज ऑफ द मैट्रिक्स. करेक्ट? एंड दीज आर द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, एंड दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स. m by n स्क्वायर मैट्रिक्स है ये. करेक्ट? तो ये जो रोज है दोस्तों, इसे कहते हैं हम, दिस रो रिप्रेजेंट्स x फेस, दिस रिप्रेजेंट y फेस, and this represent z phase.
तो जो रोज होती है वो फेज को रिप्रेजेंट करती है। रोज ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फेस को या प्लेन को। एंड सिमिलरली दीज आर कॉलम, तो सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो कॉलम है दोस्तों, दीज कॉलम्स रिप्रेजेंट्स, कॉलम रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, इसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यस और नो? तो दिस इज द टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। एंड सिमिलरली इफ वी रिप्रेजेंट इन 2D, 2D में अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें दोस्तों, तो सिंपली क्या होना चाहिए कि वन कॉलम एंड वन रो जीरो होना चाहिए। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स एंड सिग्मा वाई वाई। करेक्ट है? तो ये हो गया टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कि जो स्ट्रेस यहाँ पे आप देख रहे हो, इसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस, टाउ एक्स वाई। और चलो कॉम्प्लीमेंट्री शियर, इसके बारे में मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। लेट्स सी हियर, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस स्पेशली मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, करेक्ट है दोस्तों? तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा, फिर इसका कंक्लूजन बताऊंगा। करेक्ट है? तो सपोज यू हैव अ सेक्शन लाइक दिस, एक हमारे पास एक सेक्शन है, एंड नाउ यू कैन सी suppose this phase of the section is fixed, ये fixed है, and if it is subjected to a shear stress like this, एक यहाँ पे कोई shear stress act हो रहा है like this, तो simply मैं कह सकता हूँ this shear stress is nothing but it can be written as tau, tau y फेस में लग रहा है, x डायरेक्शन में तो tau yx लिख सकता हूँ। तो दोस्तों अब आप ध्यान से देखो, अगर सिर्फ स्ट्रेस इस प्लेन में एक्ट होगा तो इसका एक रेजिस्टेंस जो होगा, इसके ठीक अपोजिट यहां पे लगने वाला रेजिस्टेंस, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाउ वाई एक्स। एंड सपोज इफ वी कंसिडर इट्स थिकनेस इज यूनिट, ये जो सेक्शन है दिस इज यूनिट थिकनेस, करेक्ट? या सिंपली हम कह सकते हैं द थिकनेस ऑफ द एलिमेंट इज यूनिटी। इस एलिमेंट की थिकनेस की अगर मैं बात करूं, थिकनेस ऑफ द एलिमेंट क्या है, यूनिटी है। यूनिटी का मतलब वन, करेक्ट है? और सपोज इफ वी कैन राइट, सपोज दिस लेंथ इज, दिस इज ए बी सी एंड डी, एंड सपोज दिस इज स्क्वायर, तो सिंपली मैं लिख सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड दिस इज इक्वल टू सी डी एंड दिस इज इक्वल टू ए डी। और ये सब किसके बराबर है, सपोज ए के बराबर है, करेक्ट है दोस्तों? तो यहाँ पे देखो दीज टू शियर स्ट्रेसेस टाउ वाई एक्स और टाउ वाई एक्स, यहाँ पे लग रहा है एक टॉप में लग रहा हो तो एक बॉटम में लग रहा है। सपोज इफ आई कन्वर्ट दिस स्ट्रेस इनटू फोर्स, अगर मैं इसको फोर्स के टर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या बन जाएगा दोस्तों, टाउ वाई एक्स में मैं इससे पास होने वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थिकनेस हमने एज्यूम किया कि ये इसकी थिकनेस जो है यहाँ पे यूनिटी है और इसकी लेंथ है ए, तो 1 इंटू ए, तो मैं कह सकता हूं दिस इज नथिंग बट दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन बीसी प्लेन। यस और नो? सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या बन जाएगा, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन एडी प्लेन एंड बोथ फोर्सेस आर इक्वल, करेक्ट है? एंड नाउ एज वी नो दैट इफ वी हैव टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, if we have two equal and opposite force then they will produces a couple, तो ये दोनों फोर्स मिलके यहाँ पे एक कपल प्रोड्यूस करेंगे लाइक दिस, करेक्ट है दोस्तों?
ये दोनों फोर्स मिलके इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे, एक कपल प्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं और उनके बीच में यहाँ पे इसेंट्रिसिटी है। लेकिन हमारी ये एलिमेंट, इसमें कोई कपल एक्ट नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन होना चाहिए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस मूवमेंट को काउंटर करने के लिए, ये जो मटेरियल है, दिस इटसेल्फ अप्लाई अ फोर्स और अ कपल, सिंपली मैं कहूं कपल, क्योंकि यहाँ पे कपल लग रहा है तो इसके अगेंस्ट में कपल अप्लाई करेगा बाय अप्लाइंग दीज फोर्सेस। करेक्ट है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो फोर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला हूं, दिस इज नथिंग बट इट इज अप्लाइड बाय मटेरियल इटसेल्फ। ये तो वो फोर्स था जो आपने अप्लाई किया है, और ये जो जनरेट हो रहा है ये मटेरियल खुद डेवलप कर रहा है। तो टाउ एक्स वाई, एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर मैं इसी में यूनिटी लेंथ का और ए डीसी, क्या है, डीसी इज नथिंग बट दिस इज ए, सी डी ए है, तो ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका बन जाएगा फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन सी डी प्लेन। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो क्या कहलाएगा, दिस इज टाउ एक्स वाई इंटू वन इंटू ए, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज एफ विच इज एक्टिंग ऑन ए बी प्लेन। तो अब यहाँ पे देखो, इसको काउंटर करने के लिए ये जो टाउ एफ सी डी और एफ ए बी है, वो कुछ इस डायरेक्शन में कपल अप्लाई करेगा, यस और नो, करेक्ट है। तो क्या होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होना चाहिए दोस्तों, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन बोथ बोथ जो दोनों कपल एक्ट हो रहे हैं दोनों इक्वल होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो सिंपली हम लिख सकते हैं टाउ एक्स वाई इंटू वन इंटू ए, दिस मस्ट बी, ये क्या, दिस इज द कपल प्रोड्यूस्ड बाई, सॉरी दिस इज द फोर्स, दिस इज नॉट कपल, दिस इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इन दोनों प्लेन के बीच में, CD और AB के बीच में गैप कितना है, दिस इज A। तो ये क्या बन गया, दिस इज कपल प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स FCD। या चलो मैं एक स्टेप यहाँ पे एक और लिख देता हूं, क्या होना चाहिए कि समेशन ऑफ मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं अ कपल प्रोड्यूस्ड बाय दिस FCD फोर्स इज नथिंग बट दिस इज FCD इनटू A, और ये कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। नेक्स्ट ये जो टाउ बाई एक्स है, या हम कह सकते हैं FBC है, ये कैसा कपल प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो FBC इंटू A, और इनका सम क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिक सम, दोनों कपल का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, एक कपल प्रोड्यूस कर रहा है ये फोर्स, दूसरा ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, करेक्ट है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि FCD इज इक्वल टू FCD इंटू A इज इक्वल टू FBC into A, and now this you can see this A is cancelled out with this A, and similarly this FCD can be replaced with this quantity tau xy into 1 into A, and similarly FBC को अगर हम देखें तो FBC को हम रिप्लेस कर सकते हैं टाउ वाई एक्स इंटू वन इंटू ए, इससे। तो अब दोस्तों देखो यहाँ पे, तो सिंपल से ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ये सानो। तो ये जो स्ट्रेसेस आ गए, दिस इज टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, तो ये क्या कहलाएगा, दिस टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, एंड दोनों ही स्ट्रेसेस क्या आ गए, इक्वल। तो जब भी दो स्ट्रेसेस ऐसी एक्ट हो रही हो, करेक्ट, इक्वल मैग्नीट्यूड के और एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में, जिसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस। और ऑब्वियसली ये शियर स्ट्रेस है तो इसे कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। तो याद रखना टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू ऑलवेज टाउ वाई एक्स, करेक्ट। तो आई थिंक अब आपको समझ में आएगा कि वाई कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस आर इक्वल टू ईच अदर। टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स वाई का टाउ वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट्री है, या फिर टाउ वाई एक्स का टाउ एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट्री है, करेक्ट है, एक दूसरे को हम ऐसे लिख सकते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करते हुए लिखें तो सिंपली हम कह सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाउ मेनी स्ट्रेसेस आर रिक्वायर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, वी नीड दीज स्ट्रेसेस, दीज आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जो कि क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस है। और हमें पता है कि टाउ एक्स बाई टाउ वाई एक्स के इक्वल है, तो टाउ एक्स बाई टाउ एक्स जेड एंड टाउ वाई जेड, ये टोटल आप देखो, अगर ये 6 स्ट्रेसेस मुझे पता चल जाए, करेक्ट है, कौन कौन सी, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड,
टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड एंड टाउ वाई जेड। अगर ये टोटल 6 स्ट्रेसेस पता चल जाए, total how many stresses, 6 stresses, then we can easily represent 3 dimensional state of stress condition, yes or no? तो इजिली मैं 3 dimensional state of stress को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेसेस रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 3 dimensional state of stress, तो आंसर हो गया 6 number of stresses required। एंड सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट 2D, तो how many number of stresses required to represent this state of stress, then simply you can see this is sigma x6, tau xy and sigma yy, tau xy, sigma yy and tau xy, करेक्ट है। तो ऐसी अगर मुझे 3 स्ट्रेसेस पता चल जाए तो मैं 2 dimensional स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, करेक्ट है दोस्तों। तो आई थिंक समझ में आ गया why we represent, why 6 number of stresses required to represent 3 dimensional state of stress, because क्यों ऐसी जरूरत पड़े, क्योंकि जो टाउ एक्स वाई है वो टाउ वाई एक्स के बराबर है। तो अगर टाउ एक्स वाई पता है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं टाउ एक्स वाई की वैल्यू भी वही सेम होगी। सिमिलरली एक्स जेड की जगह पे हम लिख सकते हैं जेड एक्स, और यहाँ पे आप लिख सकते हो वाई जेड की जगह आप लिख सकते हो टाउ जेड वाई, करेक्ट है। तो यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रेसेस होती है, इसलिए हमें 3 शियर स्ट्रेसेस पता हो तो हम ऑल 6 शियर स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट है दोस्तों। तो आई थिंक समझ में आ गया कि हाउ टू रिप्रेजेंट दिस 3 dimensional स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, करेक्ट। तो ये याद रखना 6 number of stresses required to represent 3D state of stress and 3 number of stresses required to represent 2 dimensional state of stress condition। Is it clear? This is the correct answer। तो इसे याद रखना है, करेक्ट है दोस्तों। तो फिर आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा कि व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाउ टू डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, करेक्ट। उसके बाद हमने क्या देखा दोस्तों कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टडीइंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, व्हाई वी स्टडी दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमने देखा है कि हाउ टू डिफाइन स्ट्रेस, स्ट्रेस की यूनिट्स क्या होंगी, प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या होता है, करेक्ट है। फिर 3 dimensionally हम ग्राफिकली कैसे स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे और 2 dimensionally कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली मैट्रिक्स के फॉर्म में हम स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 dimensionally एज वेल एज 2 dimensionally, करेक्ट है। तो दोनों मैंने ये सारी चीजें मैंने आपको आज बताई, और कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट बताया कि हाउ दिस टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, कैसे ये बराबर होती है, यस और नो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आज के इस सेशन में कंप्लीट किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उससे पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और लाइक करके आप मुझे बता सकते हो आपको सेशन कैसे लगा, और कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हो दोस्तों कि आपको और कुछ जानने की जरूरत है। और वन मोर थिंग दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ये सारा लेक्चर आपको मिल सके, ये सारा सेशन आपको मिल जाए, इसकी पीडीएफ मिल जाए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है मेरे टेलीग्राम चैनल की, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो भी रेगुलर क्लासेस होते हैं सारे रेगुलर क्लासेस के नोट्स आपको मिल जाएंगे, करेक्ट है। तो चलिए फिर यही इस सेशन को एंड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं शाम को नेक्स्ट क्लास में।